So we'll go ahead with PYQs of JEE mains and we will skip the questions that we have already done. तो सिर्फ जो थोड़ा से अलग टाइप के क्वेश्चंस है we will cover only those questions. So question number 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क 25 वैट टू 20 वोल्ट. मतलब जो पहला बल्ब है उसका पावर रेटिंग 25 वैट है और उसका जो वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट एंड दूसरा बल्ब है 100 वैट टू 20 वोल्ट. So the power rating is 100 watt and the voltage rating is 220 volt. Are connected in series to a 440 volt supply. So these two bulbs are connected in series. ये important है. They are connected in series. In series important word है to a 440 volt supply. Which of the bulbs will fuse? First of all, do you know what is the meaning of fuse? Fuse होना मतलब क्या होना? जब एक एलिमेंट का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा अगर करंट पास कर दो तो वो मेल्ट हो जाता है. दैट वायर मेल्ट्स. तो कनेक्शन हो जाता है ब्रेक. इसको बोलते हैं फ्यूज होना. हमारी भाषा में फ्यूज उड़ना. फ्यूज उड़ गया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज इज दैट व्हेन यू पास करंट मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट और वायर वी से दैट इट इज फ्यूज्ड. तो आपको ऐसा बोला है कि हमारे पास दो बल्ब है, पावर रेटिंग दिया है, वोल्टेज रेटिंग दिया है और दोनों को तुमने सीरीज में लगाया टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज विच इज 440 वोल्ट. विच ऑफ द बल्ब्स विल फ्यूज. अब बल्ब कौन सा फ्यूज होगा वो कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले एक काम करो, तुम्हारे पास ना दो बल्ब का इंफॉर्मेशन है, बल्ब नंबर 1 एंड बल्ब नंबर 2. पहले का पावर रेटिंग आपको दिया हुआ है 25 वैट्स and the voltage rating for this is 220 volt. और जो दूसरे का पावर रेटिंग है P2 that is 100 watt and the voltage rating V2 is again 220 volt. दोनों का 220 volt है. yes. तो यहाँ से तुमको सबसे पहले रेजिस्टेंस मिल जाएगा. you can find out what is the resistance of each of this bulb. how do you find out resistance? P equals to V square by R. तो R equals to V square by P. तो रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट केस इज V स्क्वायर बाई P. तो यहाँ से आपको V स्क्वायर 22 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर है वो वैसा लिख लिया मैंने. पक्का अपॉन पावर कितना 25 बराबर ना. पावर V स्क्वायर बाय R होता है कि नहीं? पावर V स्क्वायर बाय R तो R क्या आएगा V स्क्वायर बाय P बराबर है V स्क्वायर. व्हाट इज V 220 का स्क्वायर. ये ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है 25 तो कितना हो गया 4 और ये कितना है 484. व्हाट इज 484 इंटू 4? 484 इंटू 4 इज इट सो डिफिकल्ट? 484 इंटू 4 मत करो, 500 इंटू 4 कर लो 2000. तुमने 16 को 4 बार एक्स्ट्रा गिना -64 1936 ओहम ये पहले का रेजिस्टेंस है. Similarly, you can find out what is the resistance of second bulb. मैं पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ दोनों को क्योंकि वैल्यू सॉल्व टुगेदर थोड़ा सा तुमको एक रफ आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं. तो R2 will be V2 square by P2. What is V2 again same 22 square into 10 raised to 2 and upon P2 is 100. तो ये हो गया कैंसल. तो how much is this? 484 ओहम. ये हो गया दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस, दूसरे बल्ब का. रिमेंबर आई विल कम बैक टू दिस पेज अगेन. लेकिन उससे पहले ये दोनों सीरीज में थे कि नहीं, है ना? तो बल्ब 1 एंड बल्ब 2 आर इन सीरीज. बिकॉज दे आर इन सीरीज, यू नो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? अरे सीरीज में है तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? आर इक्विवेलेंट कितना है? R1 plus R2. What is R1 value you have found out? 1936 plus 484. How much is this? देखो 4 इसको दो 1940 हो गया, 80 इसको दे दो 2020 1940 और 80 2020 और 400 2420. दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. पक्का श्योर? और तुमने इसको किसके अक्रॉस कनेक्ट करके रखा है 440 वोल्ट 440 वोल्ट का सप्लाई. तो व्हाट विल बी द टोटल करंट इन द सर्किट? V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R. हाउ मच इज द वोल्टेज 440 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 2420. हाउ मच इज दिस
व्हाट इज 44 by 242? 1/6 से थोड़ा सा कम आएगा ना। अगर 6 होता तो 40/240 होता तो 1/6 होता, थोड़ा सा कम आएगा। तो 1/6 कितना होता है? 0.166। तो ये जो नंबर है वो 0.166 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है इसके लिए 0.2 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं, डिवाइडेड बाय 242, 0.1818। तो दिस total current in the circuit is how much? 0.1818 एम्पियर, राइट। अब आपको पूछा था कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो क्या करना, तुमने पहले क्या किया, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकाल लिया, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तुमको सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट मिल गया, क्योंकि वोल्टेज कितना लगा के रखा है तुमने 440। तो व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट? 0.1818। अब बल्ब वो फ्यूज होगा जिसका सॉरी जिसका करंट कैपेसिटी इससे कम हो, क्योंकि सर्किट में करंट कितना है? 0.1818। तो जिस बल्ब का करंट कैपेसिटी इससे कम हुआ वो फ्यूज हो जाएगा। तो अभी करंट फाइंड करो। कैसे करंट फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट करंट इंडिपेंडेंटली? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस तुमने फाइंड कर लिया। P इक्वल टू VI से भी कर सकते हो, क्योंकि V पता है, राइट। I स्क्वायर R से भी कर सकते हो, तो ठीक है। स्क्वायर नहीं करेंगे तो यू कैन हैव इक्वल टू V1 I1। तो I1 इक्वल टू P1 by V1। व्हाट इज P1? 25 अपॉन 220। हाउ मच इज दिस? अप्रोक्सीमेटली this is approximately 1/9। this is 1/9। 1/9 is definitely less than 1/6। तो ये 1/9 है, क्योंकि ये 25 डिवाइडेड बाय 220 है। अरे डिवाइडेड बाय 220 है। 0.1113। तो डेफिनेटली पहला बल्ब फ्यूज होने वाला है। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा भी सेम केस, वी विल फाइंड आउट व्हाट इज I2। I2 will be P2 by V2। P2 is 100, V2 is 220। तो ये रफली 1/2 है, मतलब 0.5 है, तो ये फ्यूज होने नहीं वाला। तो दिस इज 100 by 220। वो तो हमने देखा था ना, 100 by 220 याद है कि आपको? 0.4545। तो 0.4545 एम्पियर, दिस इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द सेकेंड बल्ब। तो कौन सा फ्यूज होगा? फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन का करंट कैपेसिटी टोटल करंट सर्किट से कम है, तो ओनली वन विथ 25 वैट विल फ्यूज। अगला क्वेश्चन, so next question that we will be solving is question number 4th। अभी ये क्या ही सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हुआ है हमारा। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। 0 पावर कंजम्पशन इन अ सर्किट, जिसमें चलो अभी बोल ही रहा हूँ तो बोल देता हूँ। इफ अ करंट I is given by I0 sin omega t minus pi/2। माइनस pi/2 मतलब करंट इज लैगिंग, pi/2 से लैग हो रहा है। कौन से सर्किट में करंट लैग होता है? इंडक्टिव में pi/2 से लैग होता है, तो लैग हो रहा है, राइट। और आपको फ्लोज इन एसी सर्किट विच हैज एसी पोटेंशियल ऑफ A0 sin omega t, बराबर। तो EMF लीड हो रहा है, वो लैग हो रहा है, मतलब इंडक्टिव सर्किट है, समझ में आ गया, राइट। देन द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट इज, व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन इन सर्किट विद इंडक्टेंस? 0। डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, इन एन AC circuit, the instantaneous EMF and current are given by E equal to 100 sin 30t, where 100 is E0, 30 is omega, I equal to 20, I0 is 20, sin of 30t minus pi/4, phase difference is pi/4, who is lagging? Current is lagging, who is leading? तो ये सर्किट जो है LCR टाइप का सर्किट हो सकता है, और आगे देखेंगे है कि नहीं। लेकिन LCR टाइप के सर्किट में इफ यू रिमेंबर, दिस वाज ER, दिस वाज EL एंड देयर वाज EC, बराबर। तो जब EL ग्रेटर देन EC हो, व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC, तो यू हैव योर रिजल्टेंट एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इंपेडेंस ट्रायंगल बनता है। तो उस केस में EMF लीड करता है, करंट लैग करता है, तो करंट लैग कर रहा है, मतलब तुमको ये तो समझ में आ गया कि दिस इज एन AC सर्किट LCR in which EMF is leading।
In one cycle of AC, average power consumed by the circuit and the wattless current respectively are. Simple question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एवरेज पावर कंज्यूम का फॉर्मूला तुमको पता है, यू आर नॉट न्यू टू दिस फॉर्मूला नाउ, तुमको ये तो पता ही है, ARMS IRMS cos phi. I would have been much more happier if you have told me it is E0 I0 by 2 directly, क्योंकि E0 by root 2 I0 by root 2 is E0 I0 by 2, क्योंकि E0 पता है I0 पता है, तो थोड़ा सा तुमको फास्ट बनना पड़ेगा. व्हाट इज E0? 100. व्हाट इज I0? 20 अपॉन कितना 2, मतलब ये 1000 हो गया ऊपर. cos ऑफ पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2, तो 1000 बाई रूट 2, तो 1000 बाई रूट 2 एक ही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन वैटलेस करंट क्या है पता होना चाहिए. वैटलेस करंट इज, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैटलेस करंट. मैंने आपको वो कहीं तो मेंशन किया था कि वैटलेस करंट क्या होता है, याद है कहाँ मेंशन किया था? फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला वी विल सी, लेकिन तुमको याद है मैंने तुमको बोला था ऐसा सर्किट जिसमें एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 हो, दैट इज कैपेसिटर विथ दैट इज सर्किट विथ इंडक्टेंस और सर्किट विथ कैपेसिटेंस, क्योंकि व्हेन यू कनेक्ट AC अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, उन दोनों सर्किट्स में एवरेज पावर ओवर वन साइकिल इज 0. पावर 0 होने की वजह से पावर का यूनिट क्या होता है? वैट, और पावर ही 0 हो गया वन फुल साइकिल में, तो क्या बोलते हो? वैट लेस. तो ऐसे सर्किट जिसमें एवरेज पावर कंज्यूम 0 हो, उसमें जो करंट होता है उसको बोलते हैं वैटलेस करंट. और वैटलेस करंट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, एज पर आई कैन रिमेम्बर, इट इज IRMS sin phi, नॉट cos phi. चेक कर लेंगे, आंसर मिलेगा, मैच हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे, लेकिन दिस इज 99% यही करेक्ट है, चेक हो जाएगा. I0 by root 2 sin of phi, what is phi? Pi by 4. What is I0? It was 20, yes, by root 2, और ये भी root 2, तो 20 by 2 मतलब कितना? 10, तो 10. और sin phi आता है, cos नहीं आता, साइन आता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल जंप टू डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9th. बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी, देखो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलरेडी सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 9th. इन अ सर्किट शोन हियर, पॉइंट C, there's a point C is connected to point A को कनेक्ट कर लिया. वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द डायग्राम. अगर मैंने ये जो C पॉइंट है A को कनेक्ट किया, तो सर्किट ऐसा है. इस सर्किट में एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ वोल्टेज है, दिस इज DC सोर्स, और ऊपर का प्लेट पॉजिटिव है, तो करंट विल रन लाइक दैट. गुड. देन आगे बोला है, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट C is kept connected to point A till the current flowing through the circuit becomes constant. जब तक कांस्टेंट करंट नहीं होता तब तक तुमने C को A से कनेक्ट करके रखा. आफ्टरवर्ड सडनली पॉइंट C is disconnected from A, डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्टेड टू पॉइंट B, अब B को लगा दिया तुमने, B से कनेक्ट कर दिया इसको. एट टाइम t इक्वल टू 0, रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, तो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस resistance and across inductor at t equal to L by R will be equal to. Very good question. तो क्वेश्चन जिनको नहीं समझा पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन समझना इज मच मोर इम्पोर्टेंट हियर, और बहुत जगह पे इसका सॉल्यूशन तुमको गलत मिलने वाला है, तो हमको करेक्ट सॉल्यूशन करना है. वी विल सी. तो what you have is something like that, ऐसा है more or less. यहाँ पे you have a source, here you have a key, here you have one more key, here you have a resistance, here you have a inductor, right? तो यहाँ पे सेल का, बैटरी का पॉजिटिव था या नेगेटिव था, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. यहाँ पे आपके पास एक की था which is this key over here, और एक की यहाँ था, and of course you have a resistance R and you have an inductor which is basically L. Case 1, case 2, case 1 and case 2. अभी ऐसा ये जनरल डायग्राम है. Then let us look at case 1 and then let us look at case 2. तो ऐसा है, ये जो case 1 है, case 1, this is case 1.
बाय द वे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। तो केस वन में तुमने क्या किया, केस वन में तुमने ए को सी से कनेक्ट किया और करंट को कांस्टेंट होने दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। और जब करंट कांस्टेंट हो गया, when the current is constant, the current is flowing like that from positive towards the negative of the battery। उस केस में ये जो बीच का ब्रांच है ये इरेलेवेंट है। तो ये जो बीच का जो ब्रांच है ना, इट इज इरेलेवेंट, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ऐसा है। गुड। और इसका मतलब ये है किरचॉफ्स लूप लॉ, केवीएल, इफ यू आर ट्रेसिंग इट क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये होता है कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप तुम यहाँ लेने वाले हो, V equals to minus IR, क्योंकि you are tracing in the direction of current. So if you are tracing in the direction of current, the voltage drop is negative. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर लो, doesn't matter here. Anyways, ये था केस वन। I'll come to that now. अभी केस टू। In case two, what happens is, ये जो की था वो तुमने B और C को कनेक्ट कर दिया, ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो यू आर नाउ कनेक्टिंग B एंड C। तो ये वाला पार्ट इज नाउ इररिलेवेंट, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो दिस इज हाउ इट इज, इसका कोई सेंस नहीं है। तो यू हैव B पॉइंट हियर, C पॉइंट देयर। पक्का पक्का, गुड। देन ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो तो था ही, इधर तो V है ही, विच इज माइनस IR। अब इस सर्किट में यू हैव वन मोर EMF, विच वन? इंड्यूस्ड EMF, जिसको तुम बैक EMF बोलते हो। तो देयर इज अ बैक EMF, इसको भी मैं VR बोल रहा हूँ, इसको मैं VL बोल रहा हूँ। एंड यू नो summation of all the potential drops and the EMF is 0। यहाँ पे EMF तो है ही नहीं, there is only potential drop। अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा, जब बैटरी हटा दी तो इसमें से कहाँ से करंट आ गया? इंड्यूस करंट। गुड। तो दिस इज VR प्लस VL इक्वल टू 0। लेकिन व्हाट इज VR? ये लिखा तुमने, क्या लिखा है? माइनस IR, माइनस IR। गुड। एंड व्हाट इज VL? माइनस L di by dt। एक्सेलेंट। तो यू हैव माइनस L di by dt, वेरी गुड, इक्वल टू 0। पक्का पक्का, गुड, वेरी गुड। तुमको पूछा क्या था, क्या पूछा था? रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो आपको पूछा है व्हाट इज VR by VL, VR by VL। तो इसके बाद क्या करेंगे अब? व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस स्टेप? नहीं, कैन आई राइट इट लाइक दिस? हाँ कि ना? Yes. Do you see this is a differential equation in variable separable form? So when you have a differential equation in variable separable form, what you do? You separate the variables। ठीक है। और ये जो R था इसको इधर ले आता हूँ। गुड। इसके लिए मैथ्स JEE के क्वेश्चन में लगता ही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके बाद क्या करते हो? हाँ, इंटीग्रेट, या फोर से दिस इज dt, दिस इज dt, है ना? पक्का। वेरिएबल कहाँ सेपरेट हुआ? तो यस तो बोल रहे हो। आई वांट टू नो वेयर डिड यू सेपरेट द वेरिएबल्स। हाँ, वेरी गुड। तो आई को इधर लाओ। यू वांट माइनस साइन को भी यहाँ ला सकते हो इफ यू वांट। तो ऐसा आ गया। देन यू इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग यू गेट इंटीग्रेशन। ये L और R कांस्टेंट है बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो कांस्टेंट है। di by I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। लिमिट्स 0 से I, 0 से I। टाइम पे लिमिट 0 से t डाल देता हूँ, वो t बोला ही उन्होंने, L by R। व्हाट अबाउट लिमिट्स ऑन करंट? देखो ऐसा है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि जब पीक वैल्यू करंट का आया, पीक है ना, देखो कांस्टेंट करंट होना मतलब पीक करंट होना, तब तुमने ये A और C का कनेक्शन निकाल के तुमने B और C को कनेक्ट कर लिया। मतलब एट t इक्वल टू 0, जब तुमने B और C को कनेक्ट किया तब t इक्वल टू 0 बोला है। तब करंट कितना था सर्किट में? मैक्सिमम था।
मतलब जब टी की वैल्यू 0 थी तब कितना था, आई 0 था। उसके बाद टाइम के साथ वो चेंज होता गया तो आई इज इंस्टेंटेनियस। ये लिमिट्स अगर नहीं समझे गए, गुड। तो उन्होंने क्वेश्चन का फ्रेमिंग वैसे किया, उन्होंने बोला कि जब मैंने बी और सी को कनेक्ट किया है तब टी इक्वल टू 0 है, देखो, एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी एट टी इक्वल टू 0, तब तो मैक्सिमम करंट था, पीक करंट था। उसके बाद करंट चेंज हुआ, तो एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द करंट इज आई। गुड। देन यह आ गया आपका माइनस एल बाई आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ln log ऑफ, यस, लिमिट आ जाएगा आई 0 टू आई इक्वल टू डी टी का तो सिर्फ टी ही आएगा, इट इज जस्ट टी। गुड। देन ये माइनस साइन दे देता हूँ, इसको लिमिट इंटरचेंज करता हूँ और ये उसको आर और एल को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आई टू आई 0, लिमिट्स को चेंज किए क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, आर बाई एल इंटू टी। गुड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ आई 0 माइनस लॉग ऑफ आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी। नेचुरल लॉग ऑफ आई 0 बाई आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी। अब क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल लोगे। तो व्हेन यू टेक एक्सपोनेंशियल यू हैव आई 0 बाई आई, गुड, इक्वल टू ई रेज टू, वेरी गुड, ई रेज टू आर टी और यहाँ पे एल, पक्का। देन यू हैव फ्रॉम हियर आई इक्वल टू, और यही एक रीजन है कि बहुत सारी जगह पे आंसर ही गलत दिया हुआ है, बताता हूँ क्यों। व्हाट इज आई, इज इट नॉट आई 0 अपॉन, क्योंकि ये देखो ये आई को वहां शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, हाँ कि ना, डिनोमिनेटर में आएगा ना ये, तो ये आ जाएगा ई रेज टू आर टी बाई एल, ये जाएगा ऊपर, आई इक्वल टू आई 0 ई रेज टू क्या आ गया माइनस आर टी बाई माइनस। नाउ एट टी इक्वल्स टू, क्योंकि तुमको क्लियरली बोला है कि हमको टी इक्वल्स टू एल बाई आर पे देखना है, टी इक्वल्स टू एल बाई आर, तो टी इक्वल्स टू एल बाई आर डालोगे तो आई बन जाएगा आई 0 ई रेज टू माइनस आर बाई एल और एल बाई आर ई रेज टू -1, तो आई 0 ई रेज टू -1 मतलब आई इक्वल्स टू आई 0 बाई। गुड। ये आ गया आपका करंट, ठीक है। आपको क्या पूछा था, रेशो, किसका रेशो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और अपॉन इंडक्टेंस, यही पूछा ना तुमको। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, इज इट नॉट आई आर, यस, एंड व्हाट इज दिस आई इंटू एक्सएल, पक्का पक्का, गुड। तो आई कैंसिल हो गया, फिर आई की जरूरत ही क्या पड़ी हमको। तो ऐसा है, थोड़ा सा कीप योर सेल्फ अवेक। हम एक्सेल के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि एक्सेल के फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा एल लगेगा। तुमको कहाँ दिया ओमेगा सर्किट, कहाँ है ओमेगा, कहाँ है बताया, तो नहीं ले सकते ना, फिर क्या करेंगे, फिर तुमने वी एल क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था क्या, माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा, तुमने ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर तो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी आर तो इज टू इजी टू फाइंड, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत वी एल में आएगा, देखते हैं। दिस इज व्हाट आई 0 बाई ई इंटू आर, आ गया, ये आ गया। वी एल क्या है, वी एल इज इट नॉट माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब बताओ, यू हैव आई इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पहले, तो पहले इसका डेरिवेटिव लो, माइनस एल डी डी टी ऑफ आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, क्या है ये आई 0 माइनस आर टी बाई एल। अब ठीक, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ आई 0 तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू बाहर निकालो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो क्या आएगा माइनस आर बाई एल, आएगा कि नहीं आएगा, यस। ये एल और ये एल कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वी एल क्या आ गया आपके पास, व्हाट इज वी एल, आई 0, श्योर आई 0 ई रेज टू, हाँ आर भी है ई रेज टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है, श्योर। अब जो वी एल है, वी एल
वो आपको t इक्वल टू एल बाय आर टाइम पे बोला है, ऐसा बोला है कि नहीं? तो r e रेज टू माइनस आर बाय एल बाय आर, एल कैंसल, आर कैंसल, तो व्हाट इज वी एल? तो वी एल क्या मिल गया? वी एल मिल गया आपको आई जीरो आर ई रेज टू -1, और ई रेज टू -1 नीचे आके कितना हो गया? +1। तो देयरफॉर अभी फाइंड करो वी आर बाई वी एल। व्हाट इज वी आर? एग्जैक्टली आई जीरो आर बाई ई अपॉन आई जीरो आर बाई ई। तो कितना आ गया? +1 आएगा, +1। ऑप्शन नंबर बी। और आपके नोट्स में बी ही है, बहुत जगह पे -1 देके रखा हुआ है। तो ऑप्शन बी है, होना ही चाहिए। यस, डन। हाँ, अभी देखो थोड़ा 1 मिनट और ध्यान, ये लिसन टू मी, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। वी एल डायरेक्ट लिखना नहीं, यू हैव टू नो दैट वी एल इज -L डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने पहले डेरिवेटिव लिया, जो टाइम की वैल्यू थी वो L बाय आर थी, इसके लिए तुमको वी एल और वी आर की वैल्यू सेम मिल गई। हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आए तो जो भी आया वट एवर इट इज, लेकिन वी एल की वैल्यू भी टाइम पे डिपेंड करती है, और वो डेरिवेटिव लेने के बाद आएगा। गुड, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 is a good question again. An arc lamp requires a direct current of 10 ampere. Arc lamp 10 एम्पियर का करंट, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट डीसी एट 80 वोल्ट। तुमको क्या दे दिया इन्होंने? They have given you V and I. What will be the resistance of the lamp? 8, क्योंकि you have V 80 and you have I as 10, तो V इक्वल टू आई आर से, R इक्वल टू V बाय I से तुमको लैम्प का रेजिस्टेंस मिल गया 8 ओम का। राइट, so an arc lamp requires a direct current of 10 ampere at 80 volt to function. If it is connected to 220 volt RMS value, 50 hertz AC supply, the series inductor needed for it to work is close to. अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन ये समझ लो कि जो आर्क लैम्प है वो डीसी पे वर्क करता है, एकदम क्लियरली बोला है। लेकिन अगर मैंने डीसी की जगह पे एसी सोर्स लगाया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, तो काम नहीं करेगा जब तक तुम उसको एक सीरीज में इंडक्टर नहीं लगाते, तब तक, मतलब तुम उस आर के साथ एल नहीं लगाते तब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो जो इंडक्टर तुम लगा रहे हो उसकी वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा है। तो जो केस 1 है वो डीसी का है। तो जब डीसी की बात हो रही थी तो करंट कितना रिक्वायर्ड था? 10, वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड था? 80। तो यहां से तुमको लैम्प का रेजिस्टेंस मिल जाएगा वी बाय आई। तो रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम का। केस 1 यहाँ पे हो गया खत्म। केस 1 का काम था तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू देना, बस, बाकी कोई काम ही नहीं है इसका। नाउ विल स्टार्ट विद केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2, पहले केस में यू हैव डीसी, सेकंड केस में यू हैव एसी, और सेकंड केस में यू आल्सो हैव एन इंडक्टर। वेरी गुड। यू हैव वोल्टेज, गुड, यू हैव फ्रीक्वेंसी आल्सो, और व्हाट दे आर आस्किंग यू एस टू फाइंड आउट इंडक्टर। तो मुझे बताओ कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल? अरे अरे अरे, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं? तो एसी सर्किट में वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड होगा कि नहीं? हाँ, होगा, बराबर। तुमको क्या फाइंड करना है? एल। क्या फाइंड करना है? एल। डू यू नो व्हाट इज दिस? कितना? 220। यू नो व्हाट इज IRMS? यू डोंट नो बट यू नो 10। डीसी में जितना करंट था 10, उतना ही करंट चाहिए, इसलिए इंडक्टर क्या सेट करोगे ये पूछा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इंडक्टर की वैल्यू फिक्स होती है, फिर तुम करंट चेंज करते हो सो दैट द लैम्प वर्क्स अगेन। यहाँ पे वैसा बोला ही नहीं है, यहाँ पे बोला है कि इंडक्टर कितना सेट करोगे, तो करंट जितना था उतना ही आ रहा है, मतलब 10 एम्पियर था, ऐसा असम्पशन है अब। ओके, इनटू जेड, व्हाट इज जेड? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये आ गया 22, 0 0 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर
प्लस एक्सएल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 22 का स्क्वायर आ गया 484, 484 इक्वल टू 64 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो 484 में से 64 माइनस कर लो, 420 एक्सएल स्क्वायर। ठीक, गुड। तो 420 इसका रूट, चलो रूट, व्हाट इज रूट ऑफ 420? 20 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली से काम नहीं चलेगा ना यहाँ पे, आंसर सार, हाँ थोड़ा सा सिर्फ पास पास में है, चलो ठीक है, तो आई विल यूज कैलकुलेटर। 420 वैसे मैं ट्रिक बता सकता हूँ उसका, लेकिन ठीक है, इट इज 20.5, वेरी एक्यूरेट, हाँ गुड। तो 20.5 इक्वल टू एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल? 2 पाई एफ एल। व्हाट इज एल गिवन टू यू? 50 हर्ट्ज दिया है क्या? हाँ वेरी गुड, 50 हर्ट्ज दिया है। 20.5 अपॉन 2 पाई इंटू 50, वेरी गुड। हमारा काम बहुत आसान हो गया। 20.5 अपॉन 100 पाई, रफली 1/5, हाँ कि ना? 1/5, 1/5 इज 0.2, और ये जो 1/पाई होता है वो 0.318 होता है, इसको 0.32 मान लो। 0.32 इंटू 0.2, 0.64 की 0.064, 0.064, तो 0.064 के आसपास, 0.065, जस्ट वेरीफाई ऑप्शन सी है कि नहीं, कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज सी है, यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कुछ अलग टाइप का दिख रहा है तो करते हैं सॉल्व। if total charge stored in LC circuit is Q0, you know LC oscillations, हमारे पास पहले कैपेसिटर था फुल्ली चार्ज्ड, सारा एनर्जी था कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यू क्लोज द की, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, एंड व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट रन्स थ्रू द सर्किट, और क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर के साथ इंडक्टर है तो इंडक्टर में से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ तक पिक्चर याद रखना आप, अब थोड़ा सा आगे और समझना पड़ेगा आपको। इफ द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन एलसी सर्किट इज Q0, देन फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t का वैल्यू 0 और उससे आगे के लिए द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, 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 मतलब तुमको बेसिकली पूछा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। अच्छा है, गुड क्वेश्चन, क्योंकि इतना डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू लॉजिकली थिंक। तो पहले मैं तुमको सर्किट बता देता हूँ, अभी इसमें मैं की ड्रॉ नहीं करने वाला, यू नो देयर इज अ की ऑफ कोर्स, सो यू नो कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लोज द की, व्हेन यू ओपन द की, तो वो तो मैंने दिखाने वाला अब यहाँ पे। तो हमारे पास है एक कैपेसिटर और एक है इंडक्टर, यू हैव अ कैपेसिटर, you have an inductor, good, then inductor L, this is C. They are telling you if the total charge stored in the LC circuit is Q0, Q0 मतलब initial जो charge है when the capacitor is supposed to be fully charged, it is Q0, this is what they are trying to tell you। फिर ये पूछा है कि t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे व्हाट विल बी द चार्ज। क्वेश्चन समझा? चलो यहाँ की भी दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। अब बताओ जब तक की क्लोज है, ओपन है सॉरी, जब तक की ओपन है टोटल चार्ज कितना है? Q0, मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे व्हाट इज द चार्ज इन द कैपेसिटर? Q0, ठीक। व्हेन आई पुट दिस की, व्हेन आई क्लोज दिस की, व्हाट विल हैपन? डिस्चार्जिंग होगा, मतलब चार्ज कम होगा। अब इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा चार्ज का। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि चार्ज का इक्वेशन बना तो लिए, लिख तो दिए, समझ में नहीं आया कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, क्यों लिया बताओ? व्हाई डिड आई टेक कॉस, व्हाई नॉट साइन? व्हाट इज, यस एग्जैक्टली, व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0, इफ आई टेक साइन, साइन 0 इज 0, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज है ही नहीं,
Now if I take cos omega t, even if I put t equal to 0, cos 0 is 1, और उन्होंने वही तो बोला है कि इनिशियल चार्ज कितना था q0, तो q0 बन गया। तो ये तुमको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड। देन अब मुझे बताओ इसके आगे क्या करेंगे। तुमको पूछा है व्हाट इज चार्ज एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड इफ यू लुक, कम से कम दो जगह पे मेरे को डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब कम से कम एज अ फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व आई कैन थिंक ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। तो इफ आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी, क्यू जीरो कॉन्स्टेंट था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ले लूंगा मैं ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव, राइट, सेकंड डेरिवेटिव, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ फिलहाल। इफ आई डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू जीरो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का और एक ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलेंट। which means that dq square by dt square equals to I can take minus omega square outside and I can write down q0 cos omega t, equation number 2। लेकिन ये q0 cos omega t कौन था, q था। so therefore from 1 and 2 you have d2q by dt square equals to minus omega square and q। very good। तो what is q, माइनस साइन यहाँ शिफ्ट कर दो, 1 by omega square d2q by dt square। do you remember, if you remember, क्या तुम्हें ये याद है ओमेगा स्क्वायर इज 1 by LC, और वो रेजोनेंस सर्किट है पैरेलल रेजोनेंस, उसमें ओमेगा स्क्वायर LC ही आता है, तो ये 1 by LC आता है, तो 1 by ओमेगा स्क्वायर इज LC, तो माइनस LC d2q by dt स्क्वायर, तो माइनस LC dq2 by dt स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो इसको हम लोग एज अ ट्रिक भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी वो ट्रिक क्या है वो समझ लो फिर, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये टॉपिक का नाम ही था LC ऑसिलेशंस। ये तो ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन ही है, तो ऑसिलेशन है तो तुमको पता है क्या, वहां पे हमने a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था, फिर याद होगा तो a को लिखा था d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो तुमको यहाँ पे करना सिर्फ ये है, x के यहाँ पे q लिखना है, क्योंकि चार्ज इज ऑसिलेटिंग, यू कैन से, ऐसा आ जाएगा, वो वैसा आ गया, तो q इक्वल टू माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर d2q बाई डी टी स्क्वायर लिख लेना, माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज LC, तो माइनस LC d2q बाई डी टी स्क्वायर। तो वी आर यूजिंग दिस एज एन एनालॉजी फ्रॉम ऑसिलेशन। तो ऐसा करोगे तो आ जाएगा, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, बट रिमेंबर फिर यहाँ पे तुम ऑसिलेशन किसका हो रहा है, चार्ज का। गुड। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हुआ तो ऑसिलेशन एनर्जी का होगा, लेकिन फिर कौन सा एनर्जी, फिर वही बात आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैग्नेटिक। तो इनिशियली एनर्जी किस में स्टोर था, मोबाइल में स्टोर था ना एनर्जी इनिशियली। वेरी गुड, बैक के अंदर। वैसे मोबाइल में एनर्जी स्टोर्ड है, इसलिए मोबाइल चल रहा है तुम्हारा, बैटरी है उसके अंदर। गुड। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। An inductor of inductance L, resistor or resistance R are joined in series, LR circuit है, and are connected by a source of frequency omega. Power dissipated in the circuit is joke, simple question है। तो एक LR सर्किट है, आपको पूछा है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, व्हाट इज एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। हाँ, ERMS IRMS cos phi, ठीक है। लुक एट द ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो उसके बाद बताओ क्या यूज करेंगे। हाँ, वी स्क्वायर बाय वी बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, याद है क्या वो हम लोगों ने डिराइव किया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वी स्क्वायर बाय जेड कॉस फाई, ये याद आ रहा है। वी स्क्वायर बाय जेड, व्हाट इज कॉस फाई, आर बाय जेड, तो वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर, व्हाट इज जेड, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसका रूट होता है लेकिन ये स्क्वायर ही है ना, तो लिखूंगा नहीं मैं, व्हाट इज एक्सएल,
ओमेगा है, तो वी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14th। इन अ सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट, रेजोनेंट मतलब XL इक्वल टू XC इज एप्लीकेबल हियर। द वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 volts, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब VR 100 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी दिया है तुमको, ओमेगा दिया है 200 रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस बोल भी दिया, एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L इज, तो एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस L। हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टेज? वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो? वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो? आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। बराबर। हाँ तो वो आते हैं ना, उस पे भी आते हैं। अगर एक्सएल चाहिए तो ओमेगा एल चाहिए, ओमेगा तो है, एल है नहीं। लेकिन तुमको पता है रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। और रुको रुको, ये IRMS भी फाइंड करेंगे। एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC और XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है तुम्हारे पास। तो XL इक्वल्स टू व्हाट इज ओमेगा वैल्यू गिवन टू यू 200 है कि नहीं, and what is C value? 2 microfarad if I'm not wrong. Yes, 2 microfarad. Micro is 10 raised to -6. Good for us, क्योंकि नीचे 400 हो गया, 400 हो गया, 400 ऊपर आ गया 10 raised to 6। चलो ठीक है, इसके 2 जीरो न्यूट्रलाइज कर लेता हूँ। तो 10 raised to 2 और -6 कितना 4, 10 raised to 4, 10 raised to 4 को ऐसा लिख लेता हूँ, चलता है ना? चलता है। तो कितना आ गया ये 2500, तो एक्सएल की वैल्यू 2500, 250 आएगा आंसर। तो 2500 ओहम, 2500 ओहम। अब 250 क्यों आया? क्योंकि IRMS कैसे फाइंड करोगे तुम? हाउ डू यू फाइंड आउट IRMS? हाउ डू यू फाइंड आउट IRMS? इज दिस अ सीरीज सर्किट? यस, सो यू कैन से जो करंट की वैल्यू है वो सीरीज में तो सेम ही होती है ना। इंडक्टर के अक्रॉस हो या सिर्फ डिफरेंस होता है लीड लैग में। तो मेरे पास VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया है, तो कैन आई राइट डाउन VR इक्वल्स टू IRMS इनटू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ यस, तो IRMS क्या मिल जाएगा? VR बाय R। व्हाट इज VR? 1000 कितना 100, अच्छा 100 ठीक। व्हाट इज रेजिस्टेंस? 1000, 1 किलो 1000 बराबर। तो ये 10 raised to -1 हुआ कि नहीं, मतलब 0.1 हो गया। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो जितना करंट रेजिस्टेंस है उतना का उतना रेजिस्टेंस किससे जाएगा, करंट किससे जाएगा? इंडक्टर से। सीरीज में करंट सेम होता है, सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर में लीड या लैग होगा, करंट की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, लीड लैग हो रहा है बस। तो IRMS मिल गया, मिल गया। तो VL क्या है? IRMS इंटू XL। IRMS कितना आया 0.1, XL कितना आया 2500, तो कितना आ गया 250 वोल्ट। तो आंसर इज 250 वोल्ट। 250 वोल्ट, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विल नाउ जंप टू होम बेस्ड PYQ ऑफ JEE मेंस, होम बेस्ड। चलो गुड क्वेश्चन। अभी देखो तुमको ये क्वेश्चन तुमको कुछ याद दिलाएगा। ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन नीट में था, सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ वहां पे कुछ और पूछा था, यहाँ पे कुछ और पूछा है। इन अ सीरीज LCR सर्किट, रेजिस्टेंस इज 200 ओम, द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई RMS वैल्यू 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस, मैंने कैपेसिटेंस वहां से निकाल दिया, हाँ, फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 बराबर। अगर मैंने LCR सर्किट में से C निकाल लिया तो LR सर्किट है, LR सर्किट है तो कौन लीड कर रहा है? EMF। कौन लैग कर रहा है? करंट। तो वैसे बोला करंट लैग कर रहा है, कितने से? 30। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर, कैपेसिटर की जगह पे इंडक्टर निकाल लिया होता तो कौन लीड करता? करंट। तो ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अगेन 30। याद है क्या? पहले भी ऐसा था।
तुमने LCR सर्किट में से पहले तुमने C निकाला या RL निकाला, जो भी निकाला, दोनों में से पहले C निकाल लिया, फेज डिफरेंस इज π/3, ऐसा π/6 या π/3 कुछ तो था, शायद π/6 था, व्हाटएवर इट वाज। फिर तुमने कैपेसिटेंस की जगह पे इंडक्टर निकाला, तो भी फेज डिफरेंस कितना है, सेम। तो पावर फैक्टर पूछा था तुमको, पता है कितना आया था, 1। कितना था, 1। यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं पूछा, यहाँ पे पावर डिसिपेटेड पूछा है। बट अगर तुमको वो क्वेश्चन याद है तो तुम्हारा काम बहुत फास्ट होने वाला है, अगर वो याद है तो। इफ यू रिमेंबर, मैं तुमको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपको याद है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। पावर, एवरेज पावर, वापस से यू हैव 3 चॉइसेस, एक है ERMS IRMS cos phi, एक है V²/Z cos phi, विच इज बेटर क्योंकि तुमको V दिया हुआ है। तो V²/Z, और ये VRMS होता है, दिस इज RMS cos phi। और मैंने तुमको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये व्हाट इज cos phi, R/Z। तो यू हैव VRMS² R/Z। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये यूज कर सकता था, आई कुड हैव टोल्ड यू डायरेक्टली दिस। इनफैक्ट ये करने की जगह पे हम लोग डायरेक्टली जो फाइनल फॉर्मूला बना था ना, वो उठा के उसमें वैल्यू डाल देते तो भी चल जाता। एनीवेज अभी ठीक है, वी विल डू दिस, पक्का, श्योर, गुड। इतना भी फास्ट मत करो तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। व्हाट इज पावर फैक्टर, कितना गए, नहीं याद आया, कोई बात नहीं। केस 1, चलो केस 1 में कौन निकाल दिया तुमने, व्हाट डिड यू रिमूव, टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस। तो विच सर्किट इज दैट, LR। इफ दैट इज LR सर्किट, तो जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर दैट विल बी इक्वल टू, अरे मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है, मेरे को मेथड चेंज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू हैव आंसर्स फ्रॉम योर साइड, आंसर्स। व्हाट इज tan phi, इम्पेडेंस ट्रायंगल। सामने वाला साइड कौन होता है, रिएक्टेंस, और अब एडजेसेंट कौन होता है, रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तुमने पहले केस में C निकाल दिया तो कौन बचा, हाँ वेरी गुड। और ये phi की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। What is tan 30, कितना, 1/√3। तो R कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ XL, या तो XL इज R/√3। चलो ठीक है। केस 2 में तुमने क्या निकाल दिया सर्किट में से, L, तो क्या बचा, RC। तो tan phi क्या आएगा, tan phi XC/R, और इधर भी phi की वैल्यू क्या थी, वही थी, तो वो ही थी, तो tan of 30 इक्वल्स टू XC/R, तो 1/√3 इक्वल्स टू XC/R। तो ऐसा लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, ऐसा लिख देता हूँ उसको मैं। तो मुझे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट डू यू गेट, XL इक्वल्स टू XC। तो सर्किट कौन सा है, रेजोनेंट सर्किट है, वेरी गुड। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 XL इक्वल टू XC। जब XL इक्वल टू XC हो तो सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है, रेजोनेंट सर्किट होने में पावर फैक्टर 1 होता है, कितना होता है, 1। तो देयरफॉर क्योंकि तुम पावर फैक्टर को लिखते हो cos of phi इक्वल्स टू R/Z, लेकिन रेजोनेंस पे Z की वैल्यू तो R बन जाती है ना, तो पावर फैक्टर कितना होता है, 1। तो व्हाट इज एवरेज पावर, VRMS² अपॉन Z इंटू cos phi। cos phi की वैल्यू कितनी आ गई, 1। व्हाट इज VRMS, 220 का स्क्वायर, 222 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन Z। व्हाट इज इम्पेडेंस हियर, व्हाट इज इम्पेडेंस, am I asking a very difficult question, it is 200, क्योंकि Z इक्वल्स टू R है रेजोनेंस पे, अभी तो बोला मैंने, इम्पेडेंस Z इक्वल्स टू R है रेजोनेंस पे, वो कितना है, 200, वेरी गुड। तो यू नो व्हाट इज 22 का स्क्वायर, 484। हाउ मच इज दिस, डिवाइड बाय 2, वेरी गुड। कितना आ गया, 242। लेकिन 242 आंसर में है क्या, है ऑप्शन है, चेक करो ऑप्शन है क्या, है हाँ कि ना,
हाँ, अब सबका ध्यान यहाँ पे, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, ट्रिक, लेकिन ट्रिक कम्स फ्रॉम, इफ यू रिमेंबर तो पिछले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, अगर वो याद होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं तुमको लिख के दे देता हूं, इफ वी रिमूव कैपेसिटेंस and then we remove इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस इंस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब पहले कैपेसिटर निकाला फिर इंडक्टर निकाला लेकिन कैपेसिटर नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपेसिटर, ठीक है। एंड इफ दोनों केस में फेज एंगल की वैल्यू सेम हो तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अगर ये तुमको याद होता तो तुमको पता है इट इज अ जोक। अच्छा, ये ऐसा होने से पता है और एक चीज होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, और तुमको पता है ये होने से और एक चीज होता है, पता है क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर होता है। और अगर ये याद होता तो तुम डायरेक्टली पता है क्या लिखते, एवरेज पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जेड, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू तो 1 बन गई क्या, यस, वी स्क्वायर बाय जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, गुड, ये 1 आ गया। और ये पता है कितना है, 220 का स्क्वायर, और तुमको पता है ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, 242 वैट, डन, 2 स्टेप आंसर था, बस ये स्टेप और सीधा ये आंसर, डन।